जी। कैसी है आपकी आंखें अब? मेरी आंखें बेटर है। और अच्छी। बेटर हो जाएंगे, जितने आपके आंसू निकलेंगे और बेटर हो जाएंगे। वैसे पिछले 1.5 साल से मैंने मेरा बहुत कुछ बोल ही दिया है कि मेरी लाइफ के बारे में, तो बहुत ऐसे मोस्टली तो सब सॉल्व हो गया है, तो मैं उसका रिपीटेशन नहीं करूँगी। जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि मेरी माँ का बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। सभी जैसे ओशो का कांटेक्ट वो मिले हुए थे और वो सब, तो एक चीज़ मैंने देखी थी कि उनका बहुत प्रभाव पूरे टाइम बचपन से हमने ओशो को फॉलो करा था। तो मेरी मदर की लाइफ में मैंने देखा कि वो बहुत है मेडिटेटर है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो आपने बोला व्यवहारिकता की कमी थी, तो हमारा मतलब डेवलपमेंट भी ऐसे हुआ कि व्यवहारिकता नहीं होना वो एक स्पिरिचुअलिटी का होना बड़ा अहम हिस्सा हो गया। अहम हिस्सा है। तो उसकी वजह से उनके साथ बहुत वो होता था कि व्यवहारिकता ना होने की वजह से फ्रिक्शन भी होता है। तो आपके संपर्क में आने से सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँ कि ये जो व्यवहारिकता आने, स्पिरिचुअलिटी के साथ व्यवहारिकता आने से बहुत लाइफ में स्मूथ हो गया। उनके साथ भी उनकी स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद अब मैं उनको माफ़ भी कर पाती हूँ कि वो उनकी व्यवहारिकता नहीं है, तो अब सब सेटल्ड है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरा एक जो फ्रेंड के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था, अभी भी है, वो भी ओशो का है। वो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था जो जिसने मेरा लाइफ टर्न किया। तो एक वो सांसारिक पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ मुझे वैसा दुख नहीं है कि मैं उसके साथ मिल नहीं पाती या रह नहीं पाती, बट वो ना मिलने की वजह से जो पीड़ा हुई थी, तो वो अभी ऐसा था कि उसके बाद मुझे बहुत सैड फील हुआ कि वो जो पीड़ा के साथ, तो अभी वो पीड़ा कंटिन्यूड है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव ये भी हो रहा है कि मुझे पूरा रास्ता अलग सा ही दिख रहा है, जो लाइफ मुझे पहले थी उससे डिफरेंट है। तो वो पीड़ा से थोड़ी जो सैडनेस हुई थी वो उस अभी भी थोड़ी रह रही है। एक वो चीज़ मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल है मेरी लाइफ में। बाकी सब कुछ बहुत ही सुंदर है। आपका मिलना, सदगुरु का मिलना और ओशो सरदार जी का मिलना। सरदार जी का मिलना तो सबसे ज़्यादा कि मैं ये बोलूँ कि आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि जिन्होंने बिल्कुल। इतना, मैं पूरी लाइफ में बोलूँ सबसे मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, बट समहाउ मुझे एग्जिस्टेंस ने इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं कि आपसे मिलना हो या मेरे वो फ्रेंड से मिलना हो या ईशा सदगुरु से मिलना हो, एक जो इंसान जो मुझे समझता है कि तुम जाओ कोई बात नहीं, इतने अप एंड डाउन आते हैं, तो उन्होंने समहाउ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा मैं किसी के साथ रह नहीं सकती हूँ, ऐसा हम दोनों का रिलेशनशिप है। और मुझे सन भी बहुत अच्छा है, अच्छा ब्लेस्ड मिला है, बट मदर बनने के बाद एक समहाउ एक एंग्जाइटी जो है वो छूट ही नहीं रही है मेरी। मतलब मेरा सन को देखते हुए तो मुझे बहुत वो रहता है कि पता नहीं मैं क्या कर लूँ, ऐसा वाला फील, अकर्तापन मेरा पूरा मेरे सन के सामने चला जाता है। वो एकदम इमोशनल जो बोलते हैं ना कि अभी जो वीबीटी में लास्ट हुआ था कि कोई सुंदर चीज़ देखो तो मध्य में नहीं रह पाती, वो पूरा उसके साथ चला जाता है। तो अभी लाइफ में सब सेटल है। बस एक पिछले 4-5 सालों से मैंने बहुत पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरी एनर्जी का दिन भर में बहुत फ्लक्चुएशन होता है कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहती। कभी बहुत ही अच्छी, ऐसे पूरे दिन में 24 घंटे में देखा जाए तो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मुझे पीक ऑफ एनर्जी या ऐसे साउंड फील होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी एनर्जी लेवल लो लो रहती है। रहती है और वो इतनी फ्लक्चुएटिंग है कि मेरा रूटीन जो काम है, मतलब मेरा प्रोफेशनल वर्क है जो बहुत डिमांडिंग रहता है कि मेरी सर्जरीज होती है, पहले तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सर्जरीज और पेशेंट्स, और तो समहाउ मैं कर लेती हूँ क्योंकि वो डिमांड है, बट वो मेरे लिए ड्रैगिंग होता है, बहुत मुश्किल पड़ता है बिकॉज एनर्जी के फ्लक्चुएशन के साथ सोसाइटी तो जाती नहीं है। जब भी मैं लो एनर्जी में हूँ तब भी मुझे परफॉर्म तो पूरा ही करना पड़ता है। तो वो 4-5 साल से बहुत फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। दूसरा, रात को जो मैंने बोला था कि मेरी नींद 3 बजे उड़ी जाती है, मतलब चाहे कुछ भी करूँ 1:30 बजे 2 बजे, वो 4-5 साल से ही ये सिस्टम चालू हुआ है। और जो सब एक मुझे एक वो कॉन्शियसनेस हो गई है कि सब बोलते हैं ना कि जो बहुत रिलैक्स होता है वो बहुत साउंड स्लीप सोता है, वो बात फैक्ट भी है। मैं बट मेरी स्लीप बहुत आजकल क्वालिटी भी डिस्टर्ब हो गई है मेरे सन के आने के बाद। तो चलो जब बच्चा छोटा होता है हमें दिन रात को 10 बार जागना, बट उसके बाद से मेरी साउंड स्लीप कभी मैं बोलूँ आई नहीं है।
और 3 बजे बाद जो जागने के बाद ध्यान लगता है 1-1.5 घंटा, बट फिर वो जो विचार वायु जो है ना कि वो कंट्रोल ही नहीं आते थॉट्स, और उसके बाद जो पूरा दिन मुझे निकालना पड़ता है ना, वो एकदम एक टॉर्चरस हो जाता है कि सिर्फ मुझे शाम को 5 से रात के 8 तक ही मेरा दिन है जो मुझे एट ईज होता है, बाकी होल डे आई एम ड्रैगिंग माई सेल्फ। वो 2 प्रॉब्लम अभी ज़्यादा से ज़्यादा है, बाकी सोशली और सब बहुत ही बढ़िया है। होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी इन कोर्स ऑफ टाइम। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर्स का एनर्जी लेवल मेंटेन रहना चाहिए, जो उनकी सर्जरी के नीचे है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या है ना कि एक जर्नी है, खूबसूरत जर्नी है जो आपकी चल रही है, बेहतर है और ब्लेस्ड है। समझना चाहिए आपको कि ज़िंदगी में आपको इतने अच्छे लोग मिल गए, इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन कुछ पुराने पैटर्न होते हैं जो हमको पीछा करते हैं, हमें फॉलो करते रहते हैं और इतनी आसानी से वो जाते नहीं हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं। लेकिन आपका उनको रिकग्नाइज कर लेना उन पैटर्न्स का, वही उनसे आगे फ्री करने का काम बनता है। तो मेन चीज़ क्या है, आपकी मदर से जो आपकी रिलेशनशिप रही वो आपका एक चैलेंजिंग पार्ट है लाइफ का, और उसको ही बहुत अच्छे से समझना और सॉल्व कर लेना अपने अंदर। एक्सेप्टेंस तो ऑब्वियसली काफ़ी लेवल पर है, लेकिन जितनी हम समझते हैं उससे भी उसको हमको आगे ले जाना होता है उन चीज़ों को। और समझने में हमने जैसे हमेशा 2 लेवल डिवाइड किए हैं, इंटेलेक्चुअल और टोटल। तो इंटेलेक्चुअली तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। इंटेलेक्चुअल समझना भी आसान नहीं होता। ये कोई कहे कि किसी को तो बात ही समझ में आ जाए इंटेलेक्चुअली, वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी एंजाइटी, हमारी बेचैनी उसको ख़त्म नहीं करती। जितनी देर को लगता है कि बात समझ में आई, उतनी देर के लिए सब लाइट अप हो जाता है और उसके बाद सब फिर खो गया। तो इंटेलेक्चुअल और टोटल के बीच का एक, जिसको कहते हैं ना रस्साकसी, वो खींचतान जो होती है वो चलती है। लेकिन अगर इसको स्पिरिचुअल सेंस से देखा जाए तो ये भी एक फॉर्चुनेट वे है, या कहें कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की तरफ से हमको दी गई साधना है, तपस्या है, और उसको उस दृष्टि से देख के हमको उपयोग में लाना है। जब बात समझ में आ ही रही है तो हम उसको फिर उपयोग में क्यों नहीं लाएं, पहला तो क्वेश्चन है। अब यहीं पर रस्साकसी है कि पुरानी कंडीशनिंग होती है हमारी, वो इतनी पावरफुल है, वो कहती नहीं ऐसे ही होता है। और जो नई अंडरस्टैंडिंग हमारे ऊपर डिसेंड हुई होती वो कहती नहीं ऐसे भी हो सकता है। अब उस दोनों में से कौन सी चीज़ कब ऊपर नीचे होती वो आपको आगे ले जाती है। मूलतः किसी के पास कोई एनर्जी लेवल जैसी चीज़ नहीं होती। आपको एक चीज़ पहले तो दिमाग में बिठा लेनी, बीइंग ए डॉक्टर आप इस चीज़ को दूसरे एंगल से देखिए। या तो आपके पास एक वाइटल एनर्जी है फिजियोलॉजिकल, या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा जो कुछ भी है वो माइंड गेम है। अब किसी को अगर हम देखें और उसकी डायग्नोसिस बने कि इसके अंदर ये डेफिशिएंसी है, ये वीकनेस है, तो ठीक है, वो तो डेफिशिएंसी की वजह से रहेगी चीज़, तो हम उसकी उस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। फिजियोलॉजिकली तो यही संभव है। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकली फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सब पैरामीटर्स ठीक हैं, सारी चीज़ें, और हमारा नरिशमेंट भी ठीक है, फिर ये क्या है जो फ्लक्चुएट होता है, एनर्जी लो, एनर्जी हाई? क्या सचमुच में कोई एनर्जी ऐसी होती है जो मूव करती है हमारे अंदर? अच्छा, अब कंडीशनिंग हमारी कहते ना है, तो कहते हैं लोग एनर्जी तो होती कि बड़ी एनर्जी आ गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जी चली गई। इन्हीं चीज़ों को हमको समझना है। एग्जैक्टली ये बन जाता है हमारा माइंड गेम। आप अगर फिजिकली ठीक हैं, फिट हैं, तो आप, हमारी जो मेमोरी है, स्मृति है, और हमारे समझने और ना समझने के बीच का जो गैप है वो हमको परेशान कर रहा है।
वो हमको परेशान कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके लिए जो टैबलेट डिवाइस होगी वो यही है कि हम कितना भी अपने को कह रहे हों कि हम इस मोमेंट में अपने को ले आए हैं, लेकिन हम उसी मोमेंट को ही मिस कर रहे होते हैं। मिसिंग द मोमेंट को हमारा माइंड ट्रांसलेट करता है लैक ऑफ एनर्जी की तरह से। इस क्षण को अगर हमने चूका तो हमको लगेगा कि जैसे हम ड्रेन आउट हैं, और ये उन लोगों को ज़्यादा लगेगा जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो ज़्यादा समझदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ आए आप लोग बैठे, तो मैं भी टर्मिनोलॉजी यूज करता रहा हूँ पहले भी, आजकल जैसे मैंने कॉन्शियसली सीज़न 2 इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस सारी चीज़ को। सीज़न 2 में मैं बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज भी नहीं करता हूँ। सीज़न 1 में मैंने भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करी है, तो मैं कहूँगा एनर्जी फील्ड, तो एनर्जी, तो लोग एनर्जी फील्ड में आ गए तो एकदम से कुछ एनर्जी ने हमको ओवर पावर कर लिया। लोगों को चूँकि वो चीज़ समझ में आती थी इसलिए मैं उसको यूज करता था, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। जब आप एंटर किए, अब इसको हम बुद्धा हाल कहें या कुछ भी कहें, व्हाटएवर, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस मोमेंट में आ गए, इस प्रेजेंट में आ गए, आपने अपने उन सब चीज़ों को हटाया और सेंसिटिव आप हो ही रहे हैं, आपकी ओपनिंग हो ही रही है, रिसेप्टिविटी आपकी बढ़ ही रही है, तो अचानक आप उस अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं, जो सोर्स ऑलवेज लिमिटलेस है। उस सोर्स की कोई लिमिट नहीं है। फिर तो हमारी बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, फिर हमारी बॉडी में कुछ कम ज़्यादा नहीं है। और यही चीज़ तब होती है जब हम किसी अच्छी जगह पर हों। किसी के प्यार में भी क्या होता है, जब प्यार का वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तब हम बीमार भी हों तो बिल्कुल एनर्जाइज होते हैं, ऐसा लगता है क्या न कर डालें, बिल्कुल पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दें वाला। वो तो बना भी डालते हैं लोग, देखिए इतिहास गवाह है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। कहाँ से आती है वो ताकत? वो ताकत इसलिए नहीं आती है कि कुछ ताकत ज़्यादा पैदा हो गई। उस समय इंसान किसी भी फॉर्म में अपने सोर्स से कनेक्टेड है, तो बॉडी केवल व्हीकल है, बॉडी में कुछ नहीं है उसके। लेकिन जब वो प्रेजेंट ना होके हमारी मेमोरी हो जाती है और फ्यूचर हमारी उसी मेमोरी का ही एक, हमारी स्मृति का ही एक क्रिएशन हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में हम दब जाते हैं। अब क्या है, अब जो जैसा है वैसा ही है, सोर्स कहीं गया नहीं, वो भी वही है, हमारी जो प्रेजेंस है वो भी कहीं नहीं गई, लेकिन वो क्लाउडेड है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं उन क्लाउड्स के हटने का। तो जब भी कभी कोई बादल हटता है तो लगता है हम अब इस समय एनर्जाइज हो गए। तो समहाउ आपके पैटर्न में देखिए सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। आपके क्वेश्चन से भी मैंने समझ ली थी, अब आमने सामने हम लोग और 2 दिन बैठे तो इसको आप ढूंढती रहिए। स्मृति में, मेमोरी में जीने की एक आदत बन गई है, मेमोरी में जीने की। और वो मेमोरी में जीने की आदत ही जो आपके बेटे से भी जो आपका जो लगाव, जो उसको आप कहते हैं, वो प्यार ना हो के उसको फिर मैं ऑब्सेशन कहता हूँ। प्यार तो बड़ा लिबरेटिंग होता है, लव इज़ ऑलवेज लिबरेटिंग। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। आपका मन कहीं भीतर से चुपके से कहता है कि कहीं जो मेरे साथ हुआ इसके साथ भी ना हो जाए, या इसको मैं वो ज़िंदगी नहीं कभी दूंगी जो मुझे मिली थी, या इसको कुछ अलग रास्ता, या इसको ऐसा होगा। तो आपको लगता है मैं क्या करूं, कुछ बहुत बेहतर, कुछ बहुत अच्छा, कुछ ऐसा। लेकिन वो तो आप कर ही रही हैं जो अच्छा हो सकता है, उसके सिवा आप क्या करेंगे भाई? आपकी जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी सीमाएं हैं, उनमें आप जो अच्छा है उतना कर ही रही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। यहीं पर आपको उस ट्रस्ट को लाना है कि अगर वो एक पर्सन, जो बच्चा है, संसार में आया है, तो एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, वहाँ पर भी आप व्हीकल नहीं है। अब ये इंटेलेक्चुअली तो सब पता है, ऐसा तो कोई नई चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको लगा ये तो है ही है, लेकिन इसको देखना है, इसका होगा जो होना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है आपके चिंतित होने से, परेशान होने से। तो बेटा भी आपका वो उपकरण बन जाएगा, टूल बन जाएगा जो आपको प्रेजेंट में लाएगा, बल्कि वो उसकी भी टैलेंट जो है वो लिबरेट होगा, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी।
कम ध्यान दीजिए उस पर, प्यार पूरा रखिए, थोड़ा ध्यान कम दीजिए, और कभी कभी थोड़ा परेशान भी होने दीजिए। जैसे मदर्स को ये चीज़ लग जाती है, नेचुरल है उनके साइड से, गलत नहीं। अब ये पुरानी आदतें, कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी है, कोई परेशानी नहीं होने देनी है, लेकिन कोई भी सीड बिना तकलीफ़ के टूटता नहीं। आप अगर नहीं, आप इतना प्रोटेक्ट करेंगी तो अस्तित्व कुछ कर लेता है। अगर उसके अंदर प्रतिभा है, उस बच्चे के अंदर बहुत आगे जाने की चीज़ है, तो ये चीज़ देखिए बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है। इस पे हमें सावधान रहना चाहिए। हम इतना प्रोटेक्ट ना करें किसी को कि फिर उस सीड को टूटने के लिए कुछ और करना पड़े अस्तित्व को। तो इससे अच्छा उसको बस प्यार दीजिए और छोड़ दीजिए, वो अपने आप चीज़ों को करेगा। हमारे पिताजी थे, अभी इनकी जैसी माएँ हमें मिल गई होती तो पता नहीं क्या। हम स्कूल में अपने पढ़ते थे, कुछ भी कितना भी मार्क्स ले आए, कुछ बताते थे, इतना आ गया, ठीक है आ गया। इस इंसान पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फेल हो गए ठीक है, पास हो गए ठीक है, तो मतलब ही नहीं किसी बात से। तो बचपन में मुझे बड़ा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता था, गुस्सा भी आता था, ये कहाँ किस घर में मुझको पैदा कर दिया अस्तित्व ने, मतलब कुछ अच्छा होता। अच्छा सामान मांगो मिल जाएगा, ये चीज़ चाहिए मिल गई, लेकिन बच्चों को इससे कहाँ सेटिस्फेक्शन होना है, उनको तो थोड़ा और प्यार चाहिए, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन जब बाद में मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि इससे बड़ी ब्लेसिंग तो एग्जिस्टेंस मुझे दे ही नहीं सकती थी कि एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला था जो किसी भी तरह से हमें किसी बंधन में ही नहीं डाल रहा था, कोई बॉन्डेज नहीं, टोटल फ्रीडम। और वो क्रेजी फ्रीडम थी, इतनी क्रेजी कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब वो रिलेशनशिप आज मैं देखता हूँ, और वो ऐसा नहीं कि इतने वो इनलाइटेंड हो गए थे कि वो कर रहे थे, वो एग्जिस्टेंस ही उनसे करवा रही थी। इतना ज़्यादा लिबरेशन कि मैं कभी जब लखनऊ था, हरदोई मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो कभी मैं मिलने गया यहाँ से या कुछ नहीं, अभी मैं उतरा हूँ बस से और मिल रहा हूँ, बातचीत हो गई। ज़्यादातर पैसे ही लेने जाते थे, सीधी सी बात है, और कोई काम नहीं था, पैसे लिए, उन जो मांगा दे दिया। फिर पूछता और नहीं, और कुछ नहीं, रुकना है, नहीं जा रहे हैं, जाओ। उस बाद में लौट के मैं सोचता था, बताइए मतलब रुकने के लिए भी नहीं कहा जाता कि रुक जाओ। तो लेकिन आज पीछे लौट के देखने पे मुझे लगता है कि एटीट्यूड तो यही होना चाहिए, पेरेंट्स का एटीट्यूड यही होना चाहिए बच्चों के साथ। अब उसमें थोड़ा से कांटे निकाले जा सकते हैं कि जैसे कभी कभी वो रैश हो सकता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा किया जा सकता है, लेकिन अपना अटैचमेंट ऐसे हटाइए। और उसके बाद आप देखिए एग्जिस्टेंस कैसे केयर करती। इसीलिए आज की शुरुआत ही जब इनके साथ हुई, अघोरी बाबा के साथ, तो उसमें ही मैंने कहा कि आप लोग मुझे देखिए, समझिए, साधना वाधना तो करने नहीं आए हैं आप लोग, आप देखिए सुनिए, वो फ्रेग्रेंस आप तक पहुँचे। एग्जिस्टेंस ने वैसे ही रखा मुझको, इतने हाथ, इतना प्यार, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता कि इतने चाहने वाले लोग, इतनी केयर करने वाले लोग किसी को ज़िंदगी में मिलते होंगे जितने मुझे मिले हो। टिल नाउ प्रोसेस इज कंटिन्यूड। लेकिन वो चीज़ फैमिली में अगर आप देखिए तो वो एक लेबोरेटरी की तरह से थी कि जिसने वो लिबरेशन दे दिया। अब जो वो एटीट्यूड मुझे मिला था वो मैं दूसरों को भी बांट देता हूँ चीज़ों में। तो बच्चे को जब आपको अपने आगे बढ़ाना है तो आप कभी ये मत सोचिए कि उसको कमी रहेगी। मैं अपनी लाइफ में पीछे लौट के देखता हूँ, कोई कमी नहीं, किसी न वर्ल्डली सेंस में, न स्पिरिचुअल सेंस में, न किसी सेंस में किसी चीज़ की कमी नहीं। किसी के पेरेंट्स और क्या चाहेंगे, आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहेंगे? खुश रहे, जो करना चाहता है कर ले, जो होना चाहता है हो जाए, यही तो आप चाहेंगे। और लौट के आपको भी वही प्यार दे, तो सब नेचुरल कोर्स में होता जाता है। इसको टोटल बनाना, इसको ये ट्रस्ट में लाना कि ऐसा होता है,
कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ ऐसा आप अगर अपनी पकड़ थोड़ी कम करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसमें बेहतर ही रहना है सब। और एज ए मदर जो आपसे बन सकता है वो अच्छा कर दीजिए, बाकी आगे से एटीट्यूड लाइए। जब कुछ अच्छे मार्क्स लेके आए तो ठीक, कुछ खराब लेके आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सेटल्ड हो जाएगा कि मेरी माँ जो है बहुत स्ट्रांग है और इन एनी केस वो मुझे प्यार करती है। ये चीज़ ही उसको दुनिया में कहीं भी ले जाएगी बस। और आपको उसको देना क्या है, आप उसको मैटेरियली कितना दे लेंगे, जो दे सकते हैं दे ही देंगी, लेकिन ये जो ट्रस्ट है उसके अंदर एक बार आ गया कि वो कभी परेशान नहीं होती मेरी माँ मुझे देंगे, उसको इतना भरोसा है कि कर ही लेगा, अच्छा ही होगा। तो इस भरोसे से पूरी ज़िंदगी जी लेगा ना, तो ये गिफ्ट अपने अंदर पहले तो अपने दिमाग में बिठा ले कि हमको उसको यही गिफ्ट देना है, स्ट्रॉन्ग उसको जो फीलिंग है। और वो प्यार फिर आप ही के हाथ और आप ही की आंखें क्यों हो उसको संभालने वाली। मदर की सक्सेस तो ये है कि दुनिया की सारी माएँ उसकी माँ हो जाए, तो वो तो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है। इस तरह से चलिए, बाकी और जो इशूज़ हैं उनकी भी बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग।